हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मंजू एक अनाथ लड़की होती है। उसके माता पिता बहुत सालों पहले ही उसे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। मंजू का रंग काला था, जिस कारण हर कोई उसका तिरस्कार करता और उसके कालेपन का मजाक उड़ाया करता। इस वजह से मंजू बहुत उदास रहती। वो अपनी बुआ जी त्रिवेणी और फूफा जी मुकुल चंद के साथ रहा करती, लेकिन वो दोनों उसके साथ काफी सख्ती से पेश आते और उस पर खूब अत्याचार करते। अरे ओ कल्लो कलमुही, अब तक तेरी नींद नहीं हुई क्या? जल्दी जल्दी हाथ चला और हमें नाश्ता दे। याद है ना, मुझे गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े खाने हैं। तभी वहां मुकुल चंद और त्रिवेणी का बेटा पुष्कर भी आता है। और हाँ, मंजू की बच्ची, मेरे लिए पिज्जा और हॉट चॉकलेट बनाना, समझी तुम? ठीक है पुष्कर भाई। मंजू ही घर का सारा काम किया करती और पुष्कर और अपना टिफिन भी वो खुद ही बनाया करती और दोनों साथ में स्कूल जाया करते। स्कूल जाने पर बच्चे मंजू का खूब मजाक उड़ाते। देखो देखो, इसके चेहरे को देखो, आ गई है जली हुई चाय। इसके चेहरे को देखकर तो भूत भी डर जाएगा। अरे इस काली लड़की से दूर ही रहो, इसके पास रहोगे तो खुद भी काले हो जाओगे हो। ओए मंजू, तुझे तो अंधेरे में सिर्फ उल्लू ही देख सकते हैं, क्यों? एकदम सही कहा तुमने शिखा। पुष्कर, तेरी कजन तो निहायत ही बदसूरत है। अरे फ्रेंड्स, ये मेरी कजन कम ये मेरे घर की नौकरानी ज्यादा है। अब इसके मम्मी पापा नहीं रहे हैं ना, इसीलिए ये हमारे साथ ही रहती है। और हमारे साथ रहना होगा तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, मुफ्त की रोटियां थोड़े ना तोड़ने देंगे हम। चल मेरी बैग पकड़, मैं खेलने जा रहा हूँ। पुष्कर अपनी बैग मंजू को थमाकर खेलने चला जाता है। सभी बच्चों से अपमान सुनकर मंजू को बहुत बुरा लगता है। क्यों मैं इतनी बदसूरत हूँ? हर कोई मेरे काले और अनाथ होने का मजाक उड़ाता रहता है। माँ पापा, मैं इतनी गंदी दिखती हूँ क्या? मंजू स्कूल के पीछे एक पेड़ के पास बैठकर खूब रोती है। एक दिन जब मंजू और पुष्कर दोनों की स्कूल फीस भरने के लिए मुकुल चंद के पास पैसे कम होते हैं, तभी मेरे पास तो कम पैसे ही है। इतने पैसों में तो मैं सिर्फ पुष्कर की ही फीस भर पाऊंगा। हाँ तो भर दीजिए इस करमजली का। वैसे भी पढ़ लिख कर कौन सा भला होने वाला है। हाँ, ये तो वैसे भी हमारे घर की नौकरानी ही बनकर रहने वाली है। ऐसा मत कहिए बुआ जी, मुझे पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। मेरे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। प्लीज बुआ जी, प्लीज फूफा जी। नहीं, तू बस हमारी जी हुजूरी करने के लिए पैदा हुई है, नाम रोशन वोशन करने के लिए नहीं। तेरे माँ बाप तो जा चुके हैं तुझे इस दुनिया से छोड़कर। तू क्या उनका नाम रोशन करने के बारे में सोच रही है? ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? बस बहुत हुआ तुम्हारा मंजू, तुम स्कूल नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी, समझ गई तुम? मंजू को स्कूल जाने से रोक दिया जाता है और त्रिवेणी और मुकुल चंद उसे घर के काम ही कराते रहते हैं। मुझे स्कूल में जाना है और पढ़ना है। ये कैसा जीवन है भगवान जी? मैं ऐसा क्या गलत किया मैंने, जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है? ओए नासपीटी, क्या अकेले अकेले में बड़बड़ा रही है? चुपचाप काम पर ध्यान दे। और हाँ, ये काम खत्म होने के बाद ऊपर मेरे कमरे में आ जाना, मेरे सर और घुटनों की मालिश करने। ठीक है बुआ जी। मंजू बेचारी दिन भर बस काम ही करती रहती, जिस कारण उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। एक दिन अचानक से गांव में भूकंप आ जाता है और उस भूकंप में मंजू अपने गांव से दूसरे गांव चली जाती है। अगली सुबह जब वो अपनी आंखें खोलती है, तब वो अपने आप को एक जंगल में पाती है। आंखें मलते हुए मंजू झट से उठती है और चारों तरफ नजर घुमाती है। लगता है मैं दूसरे गांव में आ चुकी हूँ। कल जो भूकंप आया था उसके बाद ही ये हुआ है। भगवान करे मेरे गांव के सभी निवासी, बुआ जी, फूफा जी और पुष्कर भाई सुरक्षित हो। उन्होंने मेरे साथ जो किया है बहुत गलत किया है, पर है तो वो मेरे अपने ही। मंजू उस जंगल में दर दर भटकने लगती है। उसके पाँव में एक कांटा चुभ जाता है, जिस वजह से उसे चलने में दिक्कत होने लगती है और काफी खून भी बह जाता है। मेरा पैर! मैं कैसे चल पाऊंगी? लेकिन पैर में चोट होने के बावजूद भी मंजू साहस करके आगे चलती है, क्योंकि उसे कैसे भी करके जल्द से जल्द उस घने जंगल से बाहर निकलना था। क्योंकि वो जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था।
कुछ दूर आगे चलने पर उसे दलदल में फंसा एक आदमी दिखाई देता है। वो उस आदमी को देख चौंक जाती है और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है। उसके पैरों से खून और ज्यादा खून बहने लगता है, लेकिन वो रुकती नहीं है और दौड़ती ही जाती है। काका, मैं आ रही हूँ। वो आदमी दलदल में पूरी तरह डूबे उससे पहले वहां पर मंजू आकर उसे दलदल से बाहर निकालती है। वो आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया बेटी, तुम्हारे कारण आज मेरी जान बच गई। इतना कहकर वो आदमी तुरंत एक जादूगर में बदल जाता है। इसके बाद उसे ऐसा करते देख मंजू बिल्कुल भौचक्की रह जाती है। आप एक जादूगर हो? हाँ बेटी, मैं एक जादूगर हूँ और मैं इंसानियत की खोज करने निकला हूँ। तुम्हारा तन काला है लेकिन तुम्हारा मन उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। और तो और तुम्हारे पैर में इतनी गंभीर चोट लगी है, उसके बावजूद भी तुमने मेरी मदद करने के बारे में सोचा और खुद के दर्द को भुलाकर मेरी मदद के लिए दौड़ पड़ी। जादूगर मंजू को एक जादुई थाली देता है और कहता है कि मंजू जिस भी खाद्य पदार्थ का इसमें नाम लेगी वो उस थाली में प्रकट हो जाता है। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। अब इस जादुई थाली की मदद से मैं अपना ढाबा खोल सकती हूँ और तो और गरीबों को भी खाना दे सकती हूँ और साथ ही स्कूल में जाकर पढ़ाई भी कर सकती हूँ। कितने नेक और अच्छे विचार वाली हो तुम मंजू बिटिया। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। धन्यवाद जादूगर काका। 1 मिनट कहाँ निकली? माना कि तुम्हें सुंदरता की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है, लेकिन फिर भी मैं अपने जादू की मदद से तुम्हारे काले चेहरे को गोरा बना देना चाहता हूँ। सच? जादूगर मंजू के काले चेहरे को अपने जादू के जरिए गोरा बना देता है और वहां पर एक शाही आईना भी प्रकट करता है जिसमें अपने गोरे चेहरे को देखकर मंजू बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगर काका, मैं बहुत खुश हूँ। यूं ही सदा खुश रहो मंजू बिटिया। मंजू उस जादुई थाली के जादू से ढेर सारा खाना प्रकट करके एक ढाबा खोलती है और उसमें वो खाना बेचने लगती है। वो गरीबों को भी खाना देती है और स्कूल जाकर पढ़ने भी लगती है। ये लीजिए दामू काका, आपके छोले भटूरे और शीला मौसी आपका लच्छा पराठा और आलू गोभी की सब्जी। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है भाई। सच में मेरा तो इन छोले भटूरे को खाकर दिन बन गया। अरे ऊपर से ये पराठा, हाय हाय हाय। सच में तुम इतनी सी उम्र में इतना अच्छा काम कर लेती हो। तुम्हारा क्या ही कहना मंजू बिटिया, भगवान तुम्हें और सफलता दे। मंजू अब उस जादुई थाली के सहारे ढाबे पर खाना बेचती है और ढेर सारे पैसे कमाकर वो एक बड़े बंगले में रहने लगती है। वो पढ़ लिख कर शहर में बस जाती है और वहाँ पर अपने ढेर सारे रेस्टोरेंट ओपन करती है और इस तरह वो अपने जीवन में खूब आगे जाती है। राधिका की शादी अनिरुद्ध से होती है। अनिरुद्ध एक बहुत ही नेक और भला आदमी होता है। मेघना के ससुराल में उसकी सास जानकी और ससुर रंजीत, दादी सास सुजाता और ननद मोनिका होते हैं। अनिरुद्ध, तुमसे पहले मैंने एक हैवान से प्यार किया था। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था कि मेरा प्यार से भरोसा ही उठ गया था। लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आए और तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। मेरा प्यार पर फिर से विश्वास जागा। थैंक यू अनिरुद्ध। राधिका, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी जिंदगी हो और कौन इतनी लविंग, केयरिंग और खूबसूरत वाइफ नहीं चाहेगा? बोलो बोलो। राधिका के हाथ की कचौड़ियाँ सबकी पसंदीदा होती हैं। सभी उसकी कचौड़ियों को खाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह 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 जानकी, सीख कुछ अपनी बहू से। इतनी स्वादिष्ट और जायकेदार कचौड़ियाँ बनाई है इसने, और तू आज तक अच्छी कचौरियां नहीं बना पाती। हाँ राधिका, माँ जी सच में सही कह रही है। आज तक हम में से किसी ने ऐसी कमाल की कचौरियां नहीं बनाई। अरे राधिका बहू, ये मटर और दाल की कचौड़ियां एकदम फर्स्ट क्लास बनी है। ये लो तुम्हारा शगुन। थैंक यू पापा जी, थैंक यू सो मच दादी और माँ जी। अरे मोनिका, तुम क्यों नहीं खा रही हो ये कचौरियाँ और ये शुगर फ्री लड्डू? इन्हें तो खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना है। सबको तुम्हारे हाथ का खाना पसंद होगा, लेकिन मुझे नहीं। मैं जा रही हूँ। मोनिका वहां से उठकर चली जाती है। मोनिका को राधिका नापसंद थी क्योंकि राधिका के आने से घरवाले हर वक्त बस उसकी ही तारीफ करते हैं और मोनिका को सुनाते रहते हैं। मोनिका, मोनिका रुको तो।
हाँ जाओ जाओ, अरे राधिका की तरह 1% भी बन जाओ तब मैं मानूं, लेकिन तुम्हें तो राधिका के बारे में कुछ कहने पर तुम्हारे नाक पे गुस्सा आ जाता है। हाँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसी ही सही हूँ। मुझे इस बहन जी राधिका की तरह नहीं बनना। हाँ, बचपन से ही ये लड़की बदतमीज है, न जाने क्या होगा इसका आगे, किसी की सुनती ही नहीं है। पापा जी रहने दीजिए ना, आप कचौरियाँ खाइए। जब मोनिका का गुस्सा शांत हो जाएगा वो अपने आप आ जाएगी। मोनिका एक टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी में जॉब करती है और उसे पड़ोस की कॉलोनी में रहने वाले अद्विक से प्यार हो जाता है। अद्विक मोनिका से कहता है, मोनिका बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो एक अनाथ हूँ, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा परिवार, तुम अपने परिवार को हमारे रिश्ते के बारे में बता दो। हाँ अद्विक, शायद तुम सही कह रहे हो, अब बहुत वक्त हो चुका है। अगर हम और रुके ना तो माँ पापा और दादी मेरी शादी किसी और लड़के से करा देंगे। मोनिका घर जाकर सबको अद्विक के बारे में बताती है और उसकी फोटो दिखाती है। अद्विक बहुत ही एक अच्छा आदमी है, माँ पापा दादी ये देखिए उसकी तस्वीर। भैया आप भी देखिए, लेकिन इस राधिका को मत दिखाना, मैं नहीं चाहती कि ये मेरी खुशियों पर अपनी बुरी नजर लगाए। मोनिका, तमीज से पेश आओ। घर वाले अद्विक की तस्वीर देखते हैं लेकिन राधिका नहीं देख पाती। देखते ही देखते मोनिका की जिद के कारण घर वाले हाँ कर देते हैं और अद्विक को ढेर सारा दहेज देकर वो लोग अद्विक और मोनिका की शादी कराते हैं। लेकिन जब शादी होने के बाद राधिका अपने नंदोई को देखती है तब वो हैरान और भौचक्की रह जाती है। ये क्या, ये तो अद्विक है। इसका मतलब ये है कि इस क्रूर अद्विक ने अब मोनिका से शादी कर ली है। राधिका, ये वही अद्विक है ना जिससे तुम्हारी मेरे पहले शादी हुई थी, और इसी के कारण तुम्हारे माता पिता की मौत हुई। इसने ही तुम्हारा सारा पैसा लूटा और तुम्हें मार पीट कर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। हाँ अनिरुद्ध, ये वही दरिंदा है। ये हर साल ऐसे ही मासूम और भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे दहेज लेकर शादी करता है और उन्हें 1 साल के अंदर मार पीट कर छोड़ देता है। और अब इसने हमारी मोनिका को अपनी नई बीवी बनाया है। नहीं राधिका, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम अभी ये सारी बात माँ पापा को बताएंगे। काश कि तुमने शादी होने से पहले ही उस अद्विक की शक्ल देख ली होती। अनिरुद्ध और राधिका जाकर अपने घर वालों को सारी बात बताते हैं और उनके घर वाले वो सब सुनकर चौंक जाते हैं। वहीं मोनिका ने अद्विक के कहने पर अपने घर वालों की सारी जायदाद अब उसके नाम कर दी थी। ये लो जान, प्रॉपर्टी के पेपर्स। तुमने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। मैंने शादी के पहले ही सारे पेपर्स पर परिवार का एक एक सदस्य के अंगूठे का छपवा लिया था निशान, जिसके बाद अब सबके नाम की सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम हो गई है। थैंक यू मोनिका, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। ये सब मैंने हमारे और हमारे होने वाले बच्चे के फ्यूचर के लिए करने कहा है, क्योंकि अगर तुम अपने परिवार से खुद से कुछ मांगती तो वो लोग तुम्हें जल्दी नहीं देते। अब हम विदेश जाकर आराम से सेटल हो सकते हैं। हाँ जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मोनिका ने अद्विक के प्यार में अपने परिवार को धोखा दे दिया था। अब तो उसके मायके वाले एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगते हैं, क्योंकि उनसे अद्विक ने उनका घर जो छीन लिया था। जब अनिरुद्ध और राधिका मोनिका को अद्विक की सच्चाई बताने जाते हैं तभी वो उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें अपना घर से बाहर निकाल देती है। सोचा नहीं था कि मोनिका हमें इतना बड़ा धोखा देगी। मैंने 1 महीने पहले ही जॉब में रेजिग्नेशन डाल दी थी ताकि मैं अपनी प्रॉपर्टी के पैसों से अपना नया बिजनेस शुरू कर सकूं, लेकिन अब प्रॉपर्टी नहीं रही और अब जॉब भी चली जाएगी। चिंता मत करो अनिरुद्ध, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि अब हम क्या करेंगे। राधिका सबके लिए कचौरियां बनाकर लाती है और उन्हें कहती है कि अब वो कचौरियां बेचेगी। राधिका और अनिरुद्ध अब गांव में कचौरियां बेचने लगते हैं। कचौरी ले लो कचौरी, प्याज पनीर आलू और दही की कचौरी, और भी अनेक तरह की कचौरियां ले लो। स्वादिष्ट और मसालेदार कुरकुरी करारी कचौड़ियाँ, आइए आइए कचौड़ियाँ खाइए, आइए आइए। अरे वाह राधिका और अनिरुद्ध, तुम्हारी कचौरी ठेले की कचौड़ियाँ एकदम बढ़िया है, मजा ही आ गया भाई खा मुझे तो। हाँ बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और 2 मूंग दाल की कचौड़ियाँ देना और 3 मटर की कचौड़ियाँ पार्सल दे देना।
राधिका और अनिरुद्ध अपने कचौरी ठेले में कचौरियां बेच बेच कर भरपूर पैसे कमाने लगते हैं और साथ ही उनका ठेला कुछ ही दिनों में गांव में हर तरफ मशहूर हो जाता है। वहीं मोनिका और अद्विक के रिश्ते में समय के साथ दरारें आने लगती हैं। जब अद्विक अपने असली रंग दिखाने लगता है, वो मोनिका को रोज मारने पीटने लगता है और उसे घर से बाहर निकालने की धमकी देने लगता है। अद्विक, मैंने तो बस तुम्हें मेरे साथ कहीं घूमने चलने के लिए कहा ना। चुप, एकदम चुप। तेरी आवाज सुन सुनकर पक गया मैं। तो निकल यहां से। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। निकल यहां से। लेकिन अद्विक, अद्विक मेरी बात तो सुनो। अद्विक मोनिका को धक्के मारकर घर के बाहर निकालता है और तभी मोनिका को उसकी भाभी फर्श पर गिरने से बचा लेती है। राधिका भाभी, आप? हाँ मोनिका, मैं तुम्हें जो कुछ भी किया प्यार में अंधी होकर किया, ठीक उसी तरह जैसे मैंने इस हैवान संग प्यार में किया था। लेकिन अब नहीं। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इसे, ताकि ये किसी और मासूम लड़की को आगे जाकर ना फंसा पाए। इंस्पेक्टर अद्विक को गिरफ्तार कर लेते हैं। मोनिका को अपनी गलतियों का पछतावा होता है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, आप सबके साथ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए अपनी गलतियों को सुधार कर एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन और एक अच्छी ननद बनने का। राधिका मोनिका को अपने गले से लगा लेती है और सभी घर वाले मोनिका को माफ कर देते हैं, जिसके बाद सभी एक साथ खुशी से रहने लगते हैं और राधिका और अनिरुद्ध खूब पैसे कमाकर हर एक गांव में अपना कचौरी स्टॉल लगाते हैं और बहुत आगे जाते हैं। तेजपुर कहकर एक गांव में बलदेव अपनी बीवी रोमिला के साथ रहता है। बलदेव रोजाना सुबह सुबह उठकर चौक पर भुट्टे बेचने निकल पड़ता है। वो भुट्टे बेचकर संतुष्ट था, क्योंकि उसे ज्यादा पैसों का लालच नहीं था। लेकिन उसकी बीवी रोमिला थोड़ी लालची और क्रूर स्वभाव की होती है। जिस दिन बलदेव की कमाई बहुत कम होती, उस दिन वो उसे बहुत ताने मारती। अरे, इतने से पैसों में तो नमक भी नहीं खरीदा जा सकता है, और तुम कितनी बार कहा है कि कुछ और काम करो जिसमें ज्यादा कमाई हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस ये भुट्टे ही बेचने हैं। लेकिन रोमिला, कामकाज में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं दोनों जेब भर के पैसे कमाता हूँ, और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मैं बहुत कम कमाता हूँ। भुट्टे बेचने को तुम कामकाज कहते हो? अरे, भुट्टे बेचने को कामकाज नहीं, बेवकूफी कहते हैं। अगर तुम यूं ही जीवन भर बस भुट्टे बेचते रहोगे तो हम कभी अमीर बनने का सपना नहीं देख पाएंगे। रोमिला की कड़वी बातें सुनकर उसकी सास सुमित्रा कहती है, बस बहू, कितना सुनाओगी तुम मेरे बेटे को? अरे, ये चाहे जो भी काम करे, लेकिन तुम्हें कभी भूखे पेट रहने दिया है क्या इसने? तुमने इससे जो मांगा इसने वो तुम्हें लाकर दिया। क्या लाकर दिया है? हाँ, क्या लाकर दिया है मुझे? आपके सपूत ने? अरे, मुझे अमीर होना है, और यूं गरीबों जैसे रह रहकर हम कभी अमीर नहीं होएंगे। बस यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बहू, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा का लालच करना गलत है। अमीर होना, गरीब होना, ये सब तो ऊपर वाले के हाथों में है। हमें तो बस अच्छा कर्म करना है और दिल से धनी होना है, मन से अमीर होना है, बस। आप लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ। रोमिला मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है। अगले दिन जब बलदेव भुट्टे बेच रहा होता है, तभी अचानक से बारिश होने लगती है और बलदेव छाता खोलकर खड़ा हो जाता है। भुट्टे ले लो भुट्टा, भुना हुआ मसालेदार नमकीन भुट्टा। बारिश का आनंद लीजिए, ताजा ताजा गर्मा गर्म भुट्टा खाकर। भुट्टा ले लो भुट्टा। बलदेव सिगड़ी को सुलगाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है कि सिगड़ी की आग बुझ जाती है। बलदेव 2 घंटों तक बस यूं ही खड़ा रहता है, लेकिन कोई उसके भुट्टे खरीदने नहीं आता। इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं तो पूरा भीग गया। लगता है आज कोई नहीं आएगा भुट्टा खाने के लिए। मुझे यहाँ से जाना ही चाहिए अभी। बलदेव घर जाता है और तभी रोमिला फिर से उसे गुस्सा करती है। वाह जी वाह, आज भी तुम्हारी बोनी नहीं हुई ना? अरे, मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है, अब अगले हफ्ते तक तूफानी बारिश होने वाली है। ऐसे में तुम्हारे भुट्टे खरीदने कौन आएगा? इसीलिए जो मैं कह रही हूँ वो सुना करो। हाँ, पता नहीं मैंने तुमसे शादी ही क्यों की। तुमसे शादी करने से अच्छा हो मैं खुद अकेले ही रह लेती। अनाथ हूँ, लेकिन अकेले रह लेती ज्यादा अच्छा था। कैसी बातें कर रही हो रोमिला? अब बोनी नहीं हो पाई, मैं क्या करूं उसमें? तभी बलदेव के पिताजी प्रताप कहते हैं, बलदेव बेटा, मेरे दोस्त के पास एक ठेला है।
जो अब उसके किसी काम का नहीं है। क्यों ना तुम उस ठेले को चौक पर लगाकर भुट्टा बेचो। अरे वाह पापा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं ठेले से छाता लगाकर ठेले में अच्छे से भुट्टा भून सकता हूँ। बस ग्राहक आना चाहिए। आएंगे बेटा आएंगे, चिंता मत कर। बुरी बातें नहीं, अच्छी बातें और अच्छे विचार ही कर। कुछ लोगों की जुबान और मन दोनों ही बुरे होते हैं। हाँ। प्रताप के दोस्त के ठेले को लगाकर बलदेव अब आसानी से भुट्टा बेच पाता है। एक दो दिन बाद जब बारिश अपना रौद्र रूप शांत कर लेती है, तब प्रताप के ठेले पर ग्राहक आने लगते हैं और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगती है। वो अब बहुत खुश था। अरे वाह, धन्यवाद भगवान जी। 3 दिन बाद आज अच्छी कमाई हुई है। लेकिन रोमिला को इन सब से भी संतुष्टि नहीं मिलती है। एक दिन जब गांव में सैलाब आता है, तभी 100 से भी ज्यादा लोग उसमें अपनी जान गंवा देते हैं और उनमें से एक बलदेव के माता पिता प्रताप और सुमित्रा होते हैं, जिनकी मृत्यु के बाद बलदेव पूरी तरह टूट जाता है। माँ पापा, अब मैं क्या करूंगा रोमिला? माँ पापा के बिना कैसे जीऊंगा मैं? मेरे माँ पापा। अपने आप को संभालो बलदेव। अब हम क्या कर सकते हैं? जो नियति को मंजूर था वही हुआ। नियति के आगे किसी की नहीं चलती। मैं तो उन्हें आखिरी बार भी नहीं देख पाया। कितना बदनसीब हूं मैं। बलदेव का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन अगले दिन जब वो भुट्टे बेचकर घर आता है, तभी उसे रोमिला घर के बाहर निकाल देती है। रोमिला, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? तुमने मुझे घर से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि अब ये घर मेरे नाम हो चुका है। मैंने माँ जी और पापा जी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है, और वो भी चालाकी से, उनके मरने के पहले ही। क्योंकि मैं जानती थी कि तुमसे तो कभी कुछ होने वाला नहीं, इसीलिए मैंने खुद ही उनके अंगूठे चालाकी से पेपर्स पर छपवा लिए थे। अब दोनों खेत और ये घर मेरे ही हैं, और साथ ही फतेहपुर का घर भी। हाँ। ये तुमने बहुत गलत किया रोमिला, बहुत गलत किया। अब बलदेव का तेजपुर में कोई नहीं रहा था, इसीलिए वो गांव छोड़कर मुंबई शहर चला आता है, जहां वो मानसून में मुंबई की सड़कों पर भुट्टा बेचने लगता है। भुट्टा ले लो, गर्मा गर्म दानेदार मसालेदार भुट्टा, नमकीन और स्वादिष्ट भुट्टा। अरे वाह वाह वाह, ये नमकीन और मसाले से छिड़के हुए मक्के के भुट्टे तो बहुत ही बढ़िया है। मजा ही आ गया यार। और नहीं तो क्या, मुंबई की बारिश और भुट्टा, और क्या चाहिए जीवन में। अरे बलदेव भाई, आज तक मैंने मुंबई में जितने भी भुट्टे खाए हैं, वो सब तुम्हारे भुट्टे के सामने फेल हैं। मैं और 2 भुट्टे खाऊंगा, और हाँ, इस बार ज्यादा नींबू निचोड़ना। धन्यवाद भाई साहब, अभी देता हूँ। हाँ। बलदेव मुंबई में भुट्टे बेचकर बहुत पैसे कमाने लगता है, और वो 2 महीने में ही अपनी एक दुकान खोल लेता है, जिसमें वो भुट्टे बेचता है। सभी उसके मजेदार और उम्दा स्वाद वाले भुट्टे खाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। बलदेव के पड़ोसी छवन काका बहुत अच्छे हैं और भले इंसान होते हैं। एक दिन वो उसे आकर कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर बलदेव के होश ही उड़ जाते हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये देखिए, ये है मेरे माँ पापा की तस्वीर। क्या आपने इन्हें ही देखा है? हाँ बाला, मैंने उस दिन ही तुम्हारे घर पर दीवार पर टंगी हुई ये तस्वीर देख ली थी, और मैंने इन दोनों को ही उस वृद्धाश्रम में देखा था। मेरा यकीन मानो। बलदेव छवन काका के साथ उस वृद्धाश्रम में जाता है, और वो वहां पर अपने माता पिता को देखकर हैरान रह जाता है। वो रोते हुए उनके गले लगता है। वो दोनों उसे बताते हैं कि उन्हें वहां पर रोमिला ने भिजवाया है। क्या? हाँ बेटा, हम उस सैलाब में नहीं मरे थे, बल्कि हम तो घर के बाहर भी नहीं निकले थे। उस सैलाब का बहाना बनाकर उसने तुम्हें झूठ कहा, और हम दोनों को यहाँ वृद्धाश्रम भेज दिया। उसने हमारे साथ बहुत गलत किया बेटा। लेकिन अब उसके साथ बुरा होने वाला है। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बलदेव सुमित्रा और प्रताप के साथ तेजपुर वापस आ जाता है और पुलिस कंप्लेन करके पुलिस को घर ले जाता है, जहां पुलिस रोमिला को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन तुमने इन्हें ढूंढा कैसे? किस्मत ने मुझे मेरे माँ पापा से फिर से मिला दिया, क्योंकि भगवान जी चाहते थे कि तुम जैसे दुष्टों का संहार हो। बलदेव अंत में अपने माता पिता संग एक हो जाता है और रोमिला को जेल की सजा हो जाती है, और बलदेव सुमित्रा और प्रताप के साथ शहर में भुट्टे बेचकर बहुत अमीर हो जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।
लता एक बहुत बड़ी कंजूस होती है जो हर वक्त कंजूसी करती रहती है और उसकी कंजूसी के कारनामों से उसके घर वाले बहुत परेशान हो चुके थे। एक सुबह जब लता का पति हरिकृष्ण उससे कहता है, अरे लता, जरा गांव में भाभी और भैया को वीडियो कॉल तो लगाना, बहुत दिन हो गए हैं उनसे बात ही नहीं हुई है। ओफो, आ बेना, मैं ना लगाने वाली मेरे फोन से वीडियो कॉल, मेरा इंटरनेट खत्म हो जाएगा। आज दोपहर में मुझे ऑनलाइन एपिसोड देखना है, अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है का। कल रात को मैंने दोनों के एपिसोड मिस कर दिए थे। है, कितनी कंजूस हो लता तुम, सच में। एक काम कीजिए, आप भी वही नुस्खा अपनाइए जो मैंने अपनाने वाली हूँ आज। आप भी ना पड़ोस के चंगू का वाईफाई हैक कर लीजिए और उनके वाईफाई से नेट इस्तेमाल कीजिए, सिंपल। तभी वहां पर लता का बेटा, बहू, सूरज और मुस्कान आ जाते हैं। माँ जी, आप इतनी बड़ी कंजूस मक्खी चूस हो कि आप इंटरनेट तक दूसरों का इस्तेमाल करती हो और खुद बचत करती हो। ओए मुस्कान बहू, ज्यादा जबान मत चलाना वरना ये तेरी कंजूस मक्खी चूस सास तेरा खून चूस लेगी, समझी ना। खून तो चुड़ैलें चूसती है ना, लेकिन तो इसका मतलब आप भी चुड़ैल हो। मुस्कान, एनफ। और माँ, आप कब कंजूसी करना छोड़ने वाली हो? पापा ये लीजिए, मैंने ताऊ जी को वीडियो कॉल लगाया है, आप बात कर लीजिए उनसे। अरे ठीक है सूरज बेटा। लता हर रोज पड़ोस की कुंती जी के घर का अखबार चुरा कर खुद पढ़ती है और 8 बजते ही उनके दरवाजे पर वापस रख कर आती है। एक दिन कुंती लता को रंगे हाथों पकड़ लेती है और सुबह सुबह पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा करती है। अच्छा, तो ये तेरी करामात है लता, हैं? तू ही है वो चोरनी जो सुबह सुबह हमारा अखबार चुराती है और फिर 8 बजे पढ़कर वापस रख देती है। सुन लो मोहल्ले के वासियों, अखबार चोरनी है ये। कुंती, ए, तेरे दिमाग में भूसा भर चुका है क्या? मैंने कुछ नहीं किया है। अरे ये तेरा अखबार मेरे घर पर गलती से डालकर गया था डिलीवरी बॉय, इसीलिए मैं तुझे वापस देने आई थी। अरे चुप हो जा तू, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू उतनी भोली है ही नहीं। घर पर लता को बहुत डांट पड़ती है। अरे 1.5 रुपए के अखबार को तुम चुरा कर पढ़कर वापस रख देती हो। माँ, अगर ऐसा ही है तो आप खुद अखबार मंगवाया करो ना अपना। क्यों मंगवाएंगी ये? अरे इनके अंदर कंजूस चुड़ैल की आत्मा जो घुस गई है। अरे हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है बताओ? 1.5 रुपए बचा बचा कर मैं पूरे साल में हजारों रुपए बचा लेती हूँ। क्यों अखबार पढ़ने के लिए पैसे वेस्ट करना? और तू कलमुई चुड़ैल, तू तो है ही डायन कहीं की। हाँ। फिर एक दिन जब मुस्कान सबके लिए नए अचार की बोतल लाती है, तभी लता उस बोतल को मुस्कान के हाथ से छीन लेती है। माँ जी, आपने मेरे हाथ से ये बोतल छीनी क्यों? क्योंकि घर में पहले से अचार की बोतल पड़ी हुई है। लेकिन बेटा, उसमें का अचार तो कब का खत्म हो चुका है, क्या तुम भी? कुछ खत्म वतम नहीं हुआ है सूरज के पापा, ये देखो। लता चम्मच से उस बोतल के अंदर की साइड से बचा खुचा चिपका हुआ अचार निकालने लगती है और मुस्कान, हरि कृष्ण और सूरज ये दृश्य देख अपने सर पकड़ लेते हैं। ये देखो, अब भी इस बोतल में उतना अचार है कि मैं पूरे गांव को खिला सकूं। सूरज, लगता है तुम्हारी माँ को कंजूसी की बीमारी हो चुकी है, इन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अरे बीमार तो तू हो गई है। अरे सूरज बेटा, इसे तू डॉक्टर के पास नहीं बल्कि सीधे पागल खाने छोड़ दे, क्योंकि इसकी असली और सही जगह वहीं पर है। अच्छा, आप तो खुद पागल खाने से छूटी हुई पागल औरत लगती हो और आई बड़ी मुझे पागल खाने भेजने वाली। हाँ, अरे जा जा, आई बड़ी बरगद वाली चुड़ैल है। दिन बीत जाते हैं लेकिन लता की कंजूसी कम होने का नाम ही नहीं लेती। एक दिन वो मुस्कान की नई और महंगी साड़ी का पोछा बना देती है और जब ये मुस्कान देखती है तभी वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये क्या माँ जी, आपने ये क्या कर दिया? मेरी इतनी महंगी डिजाइनर साड़ी का पोछा बना दिया। अरे सुबह ही तो सूरज ने आपको नए पोछे खरीदने के लिए पैसे दिए थे ना। अरे ओ करमजली, पैसे क्या झाड़ पर उगते हैं कि जब मन किया तोड़ लिया और खर्च कर दिए? अरे मेरा सूरज दिन रात खून पसीना एक करके मेहनत मशक्कत करता है, तब जाकर घर में पैसे आते हैं और तुझ जैसी नालायक बीवी और बहू उन पैसों को पानी की तरह बहाने के लिए तैयार ही रहती है। माना कि पैसे बचाना और कंजूसी करना सही है, लेकिन हर बार नहीं। बचत और कंजूसी सिर्फ उन्हीं चीजों में करनी चाहिए जिनकी जरूरत नहीं हो। जो जरूरी हो उसमें भी कंजूसी करेंगे तो कैसे चलेगा? मुस्कान बहू बिल्कुल सही कह रही है लता।
अरे आप तो चुप ही बैठो जी, जब देखो तब इस उल्टा कुलक्षणी की वकालत करते रहते हैं। हाँ, मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली, और मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। लता जिद के मारे और ज्यादा कंजूसी करने लगती है, और एक दिन जब सूरज का जन्मदिन होता है तभी घर में पार्टी रखी जाती है। तभी लता मुस्कान से कहती है, मुस्कान बहू, बाहर से खाना मत मंगवाना, आज मैं सब लोगों के लिए बढ़िया सा खाना बनाऊंगी, आज तुझे रसोई का काम से छुट्टी। अरे वाह, क्या बात है, ठीक है, मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। पापा जी चलिए हम डेकोरेशन कर लेते हैं। हाँ मुस्कान बहू। इस कलमुही से मैंने अगर इतने सारे लोगों का खाना बनवाया तो ये महीने भर का आधा राशन आज ही खत्म कर देगी, इसीलिए मैंने आज मिलावट वाला सस्ता सामान लाया है, जिससे मैं कम राशन का सामान इस्तेमाल करके ढेर सारे लोगों का खाना बनाऊंगी। लता खाने के हर एक पदार्थ में मिलावट वाला फूड कलर और बाकी का सामान मिलाती है, और पार्टी में सभी वो खाना खाते हैं, और तो और वो सूरज का केक बनाते हुए उसमें भी मिलावट करती हैं। ये समोसे कुछ अजीब से क्यों टेस्ट कर रहे हैं? हाँ यार, ये केक भी ऐसा लग रहा है कि केक में ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट बटर इस्तेमाल किया है, और ये क्रीम भी बहुत गंदी टेस्ट कर रही है। लता को इस बात की खबर नहीं थी कि उसकी ये कंजूसी अब उसको ले डूबने वाली थी। पार्टी में सारा मिलावट वाला खाना खाकर सारे मोहल्ले के लोगों की तबीयत बुरी तरह खराब हो जाती है, और तो और हरि कृष्ण, सूरज और मुस्कान की भी तबीयत खराब हो जाती है। लता को सिर्फ गले में दर्द होता है क्योंकि उसने कम खाना खाया था। हे भगवान, मेरा मिलावट वाला खाना खाकर सबके सब गंभीर रूप से बीमार पड़ चुके हैं। अरे ये मैंने क्या कर दिया। सभी 3 से 4 दिन बाद ठीक होने पर लता के घर पर आकर उस पर पत्थर फेंकते हैं और खूब बुरा भला बोलते हैं। अरे कंजूस औरत, तेरी वजह से हमारी तबीयत की वाट लग गई, अब तू बस घर के बाहर निकल, तेरी वाट लगा देंगे हम। एक बार भी किसी की सेहत के बारे में नहीं सोचा तूने बुढ़िया, ये ले और ले। बाद में लता को इतनी चोटें आती हैं कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। तभी वो अपने कान पकड़ लेती है। मेरे कारण पूरा मोहल्ला और तुम तीनों इतने बीमार हुए, ये सब मेरी कंजूसी का बुरा नतीजा है। मुझे माफ कर दीजिए सूरज के पापा। सूरज और मुस्कान बहू, मैं बाकी मोहल्ले वालों से भी बारी बारी जाकर माफी मांगूंगी, और मैं आज शपथ लेती हूँ कि मैं फिर कभी कंजूसी नहीं करूंगी। चलो, इस हादसे से एक अच्छा काम तो हुआ। और उस दिन के बाद से लता ने हमेशा हमेशा के लिए कंजूसी करना छोड़ दिया और दिल खोलकर खर्च करने लगी और दान करने लगी, और उसके बाद सभी उससे अच्छे से भी पेश आने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।